नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 71 बीपीएससी को लेकर के डिटेल में बातचीत करेंगे। आपको मैं डेली का वीकली टारगेट भी दे दूंगा। 3 वीक में GS1 कंप्लीट करने का पूरा टारगेट दे दूंगा। टॉपिक वाइज दे दूंगा कि किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ें और उस हिसाब से आपका GS1 3 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग GS2 का भी टॉपिक करेंगे। GS2 का भी मैं आपको टॉपिक दे दूंगा अगले 4 से 5 दिनों में, जिससे ये हो कि कोई बच्चा अगर GS2 से शुरू करना चाहे तो वो भी उसको पढ़ सके। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और जितने भी आपके डाउट हैं 71 से रिलेटेड उन सभी को इस वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वीडियो जब एंड होगा तो आपके दिमाग में क्लियर रोड मैप होगा कि मुझे किस दिशा में क्या काम करना है जिससे मैं रिजल्ट पा सकूं। 70 बीपीएससी पीटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस आप नहीं दे पा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जिनका 70वीं मेंस है कृपया इसको ना देखें, आपके काम का बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या क्या हम लोग इससे बातचीत करेंगे तो हर टॉपिक पर कि कब होगा एग्ज़ाम, क्या संभावना है, कब से टेस्ट सीरीज़ लगाएं, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पढ़ें, करंट कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार से टारगेट बनाएं, हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला सवाल जो आता है वो यही है कि एग्ज़ाम होने की संभावना कब है, एग्ज़ाम कब हो सकती है। आपके 70 बीपीएससी के पश्चात से 71 बीपीएससी का अभी जो डेट कैलेंडर आया था बीपीएससी का उसमें चर्चा नहीं किया गया था। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि दिसंबर में आपका पीटी एग्जामिनेशन होगा। 85% चांस है कि दिसंबर में होगा और मान करके चल सकते हैं कि 15 से 20% चांस बनता है कि दिसंबर से पहले आपका सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम हो। लेकिन इलेक्शन है तो बहुत कम चांस है कि आपका अभी एग्ज़ाम होगा। मान करके चलिए कि मैक्सिमम चांस है कि दिसंबर में आपका पेपर संपन्न होगा, उससे पहले तो नहीं होने जा रहा है। सितंबर में तो होने की संभावना बहुत कम है, 15-20% भी मैंने ज़्यादा बोला है, बहुत कम संभावना है कि सितंबर में आपका पेपर हो। नोटिफिकेशन की बात ज़रूर है, वो इलेक्शन से पहले ज़रूर ही आ जाएगा। वो आपका अप्रैल तो अभी चल रहा है, कल से अप्रैल शुरू हो जाएगा, जून में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसी संभावनाएँ हैं। सीटों की भी संभावना कई सारे जगहों पर तैर रही हैं, जिसमें पिछले एग्ज़ाम में यानी कि 70 बीपीएससी में करीब में 800 के करीब में सीट जुड़ने से रह गए थे। तो 800-900 सीट तो मिनिमम होगा जैसा न्यूज़ में चल रहा है। मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है उपलब्ध, लेकिन जैसा सभी जगहों पर न्यूज़ में यही बता रहे हैं कि मिनिमम 800 से 1000 सीट के आसपास में रहेंगे। यानी कि 70 बीपीएससी के पश्चात 71 बीपीएससी जो होगा वो आपका सबसे बड़ा वैकेंसी, सबसे बड़ा जो आपका भर्ती है वो होने जा रहा है। तो इसके कारण से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो गलतियां 70 बीपीएससी में आपसे हुई हैं उनको दोहराएं ना 71 बीपीएससी में। क्या गलतियां हुई हैं तो पीटी में नेगेटिव मार्किंग के कारण से बाहर रह गए, और अगर पीटी हो भी जाता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पीटी 1-2 नंबर से छूटा है, तो उनको एक बार ये भी पूछता हूँ मैं कितनी बार कि पीटी हो जाता तो क्या आप मेंस के लिए तैयार थे। तो ये गलती नहीं करनी है, तैयारी को संपूर्ण रखना है, हमें पूरा तैयारी करना है, कंप्लीट तैयारी करना है। पहला डाउट तो मैंने आपका यही क्लियर कर दिया, एग्ज़ाम कब होगा, किस प्रकार से होगा। दूसरा डाउट ये कि क्या हमें केवल बीपीएससी पीटी का ही एग्ज़ाम देना चाहिए या इस बीच में बहुत सारे बीपीएससी या बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग वैकेंसी जारी किए जाएंगे, क्या उन सभी का भी एग्ज़ाम देना चाहिए। देखिए, एक सही मेंटोर वही होता है जिसको ये पता हो कि कहाँ पर उसको कुछ भी नहीं बोलना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी परिस्थिति क्या है ये मैं नहीं जान रहा हूँ, ये आप ही जान रहे हैं। अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे जॉब की अति आवश्यकता है, अभी जो भी जॉब आए मुझे बस ले लेना है, किसी तरह से निकल जाना है, तो आप जा सकते हैं, कोई और भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम आते हैं, जैसे बिहार एसआई का आएगा और बीएसओ का शायद आता है। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप दे सकते हैं तो दीजिए। लेकिन जिनके पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है और जिनके पास ये भी है कि मेरी उम्र भी कम है और अभी मैंने तैयारी शुरू किया है, या मुझे अभी बीपीएससी को ही देना है और किसी जॉब में नहीं जाना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर कि मुझे एसडीएम डीवाईएसपी की तरफ ही जाना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके अलावा कोई भी और एग्ज़ाम मत दीजिएगा अभी।
यूपीपीएससी का दे सकते हैं, क्योंकि सिमिलर होता है पीसीएस लेवल की आप पढ़ाई करते हैं। ये इस कारण से मैं कह रहा हूँ गुरु, क्योंकि इसमें मेंस होता है लिखित पेपर, वो भी दो मेंस होते हैं, एक निबंध का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, तो लगभग में 4 आपके रिटन पेपर हो जाते हैं। तो इसलिए पीसीएस लेवल का तो आप दीजिए, लेकिन उससे नीचे मैं जाने के लिए सजेस्ट कभी भी नहीं करता हूँ। अगर आपकी परिस्थिति वैसी नहीं है तो आप बिल्कुल जाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि भटकाव होने से आपकी तैयारी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको लगता है कि एक एग्ज़ाम ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ही अलग आपको पढ़ना पड़ता है। दिक्कत होता है माइंडसेट का, आपका माइंडसेट बदल जाता है, उस दिशा में सोचने लग जाते हैं। सारे डॉट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पीटी या मेंस किसकी तैयारी करें, तो अभी मेंस की तैयारी करें, फिर पीटी की तैयारी की तरफ में बढ़ें। पहला तो आपका यही समाधान इसका हो जाता है, पहले आप मेंस की तैयारी करें, फिर पीटी की तरफ में बढ़ें। टेस्ट सीरीज कब से, तो अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है या फिर सितंबर में एग्ज़ाम होता है, दोनों ही सेंस में आपको जून से पहले, दोनों ही केस में 2 जून से पहले तो आपको टेस्ट सीरीज नहीं छूना चाहिए। उससे पहले आपको पूरा तैयार करना चाहिए सिलेबस, देन आपको टेस्ट सीरीज़ की तरफ में जाना चाहिए। उससे पहले कहीं पर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो यकीन मानिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत चीज़ है। आप टेस्ट सीरीज को फिर मजाक के तौर पर में ले रहे हैं। पहले सेल्फ स्टडी आता है गुरु, देन टेस्ट सीरीज आता है, मत पड़िए बाजार के भ्रम में। अगला आता है पीटी सबसे बड़ी बाधा है, बिल्कुल सही बात है। पीटी प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन होता है, आपको रिजेक्ट किया जाता है। हम चलेंगे, डेली रूटीन भी आपको बताऊंगा, मैं सारा टॉपिक भी दिखाऊंगा, हर चीज़ भी बातचीत करेंगे। पीटी सबसे बड़ी बाधा इसलिए बन के आती है क्योंकि प्रेशर को हैंडल करना और सही अप्रोच रखने में आपको दिक्कत आती है, सरप्राइज आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। अभी अगर रूम पर बैठ के आप 70 बीपीएससी का पीटी का पेपर देखें तो आपको आसान लगेगा वो पेपर, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में सरप्राइज़ के कारण से, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कुछ और किया था, माहौल बना हुआ था यूपीएससी के पेपर लेवल का कि वैसा पेपर आएगा, कठिन पेपर आएगा और आसान आ गया, आप हैंडल नहीं कर पाए, शायद इसलिए आप बाहर बैठे हो। हमेशा सच बोलना चाहिए, खुद को लेकर ईमानदार रहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर गलती की है। कोई अपराध नहीं है गलती करने में, और निगेटिव के कारण बाहर हो गए या एग्जामिनेशन हॉल में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे। आसान पेपर जब आता है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, निगेटिव हो या ना हो, और अगर कठिन पेपर आते हैं तो आपको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ये ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल फैसला लेना पड़ता है, इसके कारण से दिक्कत आई है आपको। तो पीटी सबसे बड़ी बात है आपके अप्रोच के कारण से है, जिसमें आपको सुधार करना पड़ता है। मेंस की तैयारी सही से करेंगे और पीटी की प्रैक्टिस जब सही से करेंगे तो आपका पीटी आसानी से निकल सकता है। पीटी के लिए प्रैक्टिस अभी से करें या नहीं करें, बिल्कुल करें, मैं इसमें कभी कोई नहीं रोकता है। आप प्रैक्टिस करें, पढ़ाई का आवर बढ़ा लीजिए। मेंस के लिए दिन में 80% हिस्सा जो आप पढ़ते हैं उसका हिस्सा मेंस के लिए दीजिए, 20% हिस्सा पीटी के लिए दीजिए। अभी बाद में इस हिस्से को हम क्या करते हैं, 95% हिस्सा केवल पीटी पर देना है। एक सवाल डेली लिख लिया तो वो सही रहता है। बाद में मैं कह रहा हूँ, पीटी से ठीक पहले की मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो पीटी सबसे बड़ी बाधा है, उसको कैसे दूर किया जाए। अभी से प्रैक्टिस करें, थोड़ी थोड़ी देर, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसा ना हो कि दिन भर बैठ करके लूसेंट लगा रहे हैं। कहाँ से लगाएं, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, घटना चक्र के एमसीक्यू लगा सकते हैं, यही सब एमसीक्यू लगाइए। अच्छे लेवल के एमसीक्यू मैं लगवा दूंगा आपको। पीटी के लिए बुक लिस्ट तो मैंने बताया ही है, जो बुक लिस्ट है वही बुक लिस्ट है। अलग से बुक आप एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक ले लीजिए। करंट कहाँ से करें, तो करंट डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन को कीजिए, उसी समय आपका पीटी मेंस दोनों का करंट तैयार करवा दूंगा। और अपना जो मैगजीन आता है अभी आ जाएगा, 1-2-3 दिन में जनवरी का आ जाएगा, मुझे पता है देर हो रहा है, लेकिन जल्द ही फरवरी और मार्च का भी आपको मैगजीन मिल जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का मैगजीन, और अब आपको ऑब्जेक्टिव भी मैं देता हूँ। डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर का अगर आप देखते हैं डिस्कशन, तो उसके बाद आपको एमसीक्यू भी मिलता है। एमसीक्यू पीडीएफ पर रहता है, जल्द ही उसके वीडियोज़ भी आने लग जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको यूट्यूब से ज्वाइन करना पड़ता है, या आंसर राइटिंग से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो मैं अकेला ही अपने ही चैनल पर आपको करंट, पीटी और मेंस दोनों का डिटेल मैं तैयार करवा दूंगा। मैं किसी भी चीज़ की जल्दी गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं कि पीटी, मेंस, बिहार स्पेशल सहित आपका सारा करंट मैं तैयार करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज अपना जून में आएगा, उस तभी जुड़ें, उससे पहले किसी का भी ज्वाइन ना करें, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं। जून से पहले कोई टेस्ट सीरीज पर हाथ ना लगाएं, उसके पश्चात ही टेस्ट सीरीज सही रहता है। ओके, चलिए देखिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि कितने दिन है अपने पास और किस हिसाब से प्लानिंग की है मैंने। आपकी प्लानिंग क्या इससे अलग है या इसी के अकॉर्डिंग है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 31 मार्च। हो सकता आप 1 को देखें ये वीडियो, कल देखें, परसों देखें। इसलिए जब मैंने टारगेट बनाया तो टारगेट मैंने डेट नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे उसके कारण से परेशान हो जाते हैं। कितने दिनों का सर हम टारगेट लेकर चल रहे हैं,
तो हम टारगेट लेकर चल रहे 5 अप्रैल से लेकर के 5 सितंबर तक का। अगर मान लीजिए सितंबर के बाद भी एग्ज़ाम होता है तो भी अपने पास समय रहेगा पूरी, और अगर सितंबर से पहले एग्ज़ाम हो जाता है, दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तब भी अपने पास में अच्छा खासा समय होगा। कितने दिन होते हैं 5 अप्रैल से 5 सितंबर तक में? 153 दिन होते हैं। 21 सप्ताह आपके पास में होगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा भाइयों बहनों, सिविल सर्विसेज की तैयारी जो होती है ये मजाक कतई नहीं होता है। ये रील की तैयारी नहीं है, ना तो रील वाले मास्टरों की तैयारी है। मैं आपको 2-4 शेरो शायरी सुना करके, मोटिवेट करके, हवाबाजी करके, बीपीएससी को हरका के, किसी को हरका के आपका व्यूज़ बटोर सकता हूँ। मेरा बेनिफिट हो जाएगा, आपका नुकसान। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि काम आपको करना पड़ेगा, मैं केवल आपको दिशा दिखाऊंगा, रूटीन बना करके दे दूंगा, आपको टारगेट बना करके दे दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, तो यकीन मानिए मैं आपका हितैषी हूँ, क्योंकि मैं आपसे करवा रहा हूँ काम। एग्जामिनेशन हॉल में आप होंगे, न कि आपके बहुत बड़े गुरुदेव होंगे। एग्जामिनेशन हॉल में सरप्राइज़ आपको झेलना है, न कि मुझे झेलना है। एग्जामिनेशन हॉल में फैक्ट्स आपको याद करने हैं, न कि मुझे याद करने हैं। तो मैं अगर बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितना अच्छा पढ़ते हैं उससे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। आप कितना ज़्यादा सीरियस हैं। इसलिए मेरा जो टारगेट होगा वो आसान नहीं होगा आपके लिए, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आप उसको सीरियसली करते हैं, डे बाय डे उसको फॉलो करते हैं, डे बाय डे क्वेश्चंस को लिखते हैं आप, तो आपका सिलेक्शन एक सही दिशा में जा सकता है और हो सकता है, चांसेस बढ़ सकते हैं। 5 अप्रैल से 5 सितंबर का मैंने टारगेट बनाया है। ये एक तरीके से चौमासा हो गया। चौमासा होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें खूब बारिश होती, कुछ भी नहीं, कोई काम शुभ मुहूर्त वगैरह सब नहीं होता है। उसी प्रकार से 5 अप्रैल से 5 सितंबर तक अपने लिए बना लीजिए कि मुझे कुछ भी करके इस दौरान अच्छे से पढ़ाई करनी है। 5 अप्रैल से 5 मई का एक टारगेट बनाइएगा, 5 मई से 5 जून का, 5 जून से 5 जुलाई, 5 जुलाई से 5 अगस्त और 5 अगस्त से 5 सितंबर। कितने महीने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 महीने हैं अपने पास करीब में। 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 महीने हैं अपने पास में, और हमें कंप्लीट करना है इसको। 153 दिनों का समय है। किस प्रकार से करेंगे सर? तो देखिए, कोई भी तैयारी जब सिविल सर्विसेज का किया जाता है, भले यूपीएससी का करें, यूपी का करें, बिहार का करें, तो जो उल्टा अप्रोच होता है वो बच्चे ले लेते हैं और गलती कर बैठते हैं। दिखता है उनको कि पहले पीटी करो, फिर मेंस करो, फिर इंटरव्यू करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू की तैयारी तो आपकी डे बाय डे होनी चाहिए। फिर मेंस की तैयारी आप करते हैं, देन आप किसके लिए जाते हैं? प्रीलियम के लिए जाते हैं। मेंस की तैयारी शुरुआत में इसलिए की जाती है ताकि मेंस के लिए जब आप सभी टॉपिकों को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है राष्ट्रपति, मैं आपको बच्चों जैसे समझा रहा हूँ, कृपया समझिएगा। मैं आपको अगर हवाबाजी करना होता तो 2 मिनट में समझा के मैं चला जाता। जैसे टॉपिक है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से संबंधित मैंने आपसे 4 सवाल लिखवाए, मान लीजिए लिखवाए मैंने आपसे, और उन 4 सवालों में आपने राष्ट्रपति से जुड़े हुए अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग फैक्ट, अलग अलग उदाहरण का उपयोग किया। अब प्रीलियम एग्जाम में राष्ट्रपति टॉपिक से अगर सवाल पूछा जाता है तो इसकी अत्यधिक संभावना होगी कि आपको वो सवाल आ रहा होगा, क्योंकि आपने उस पर उत्तर लेखन किया हुआ है, आंसर राइटिंग किया हुआ है, अभ्यास किया हुआ है। तो हो सकता है कि आप उसको एलिमिनेट कर ले जाएं। ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला, बिल्कुल सही रास्ता यही होता है। जो बच्चे कम अपनाते हैं, पहले वो प्रीलियम के लिए जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वाले कोचिंग में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर पीटी की तैयारी पर अधिक जोर होती है। फिर आपको मेंस के नाम पर 2-4 आंसर राइटिंग करवा देते हैं, उसके बाद एंड हो जाता है। तो ये तरीका गलत होता है, आधी अधूरी तैयारी होती है। सही तैयारी ऐसी ही होती है। मेंस के लिए सबसे पहले अप्रोच करेंगे तो 3 सप्ताह में आपका GS1 होना चाहिए। GS1 में आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बातचीत कर रहा हूँ। आर्ट, कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद 10 सप्ताह का समय हमने लिया है, जिसमें GS2 को आप अप्रोच करेंगे। GS2 के भी मैं टॉपिक आपको जल्द ही दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है कई सारे बच्चे GS2 से शुरू करना चाहें और GS1 को बाद में करें। GS1 को 3 सप्ताह में मैं जो आंसर राइटिंग करवाता हूँ उसमें मैं अक्सर 4 सप्ताह लेता हूँ, क्योंकि मैं एक दिन में एक सवाल, 2 सवाल करके देता हूँ डिटेल में, ताकि आप उसको पढ़ सकें।
टॉपिक वाइज ही होता है। अपना 2 तारीख परसों से निबंध का ग्रुप शुरू हो रहा है, तो आपको जुड़ना हो तो बताइएगा। आंसर राइटिंग का तो ग्रुप ऑलरेडी ही चल रहा है, 24 मार्च को ही शुरू हुआ है। प्रचार पर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना है मुझे। आंसर राइटिंग में इसलिए ग्रुप चलाता हूँ क्योंकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं ना, अगर वो डेली एक आंसर भी लिख लें तो एक संतुष्टि भी आती है और तैयारी भी होती है और सीख भी जाते हैं कि मैं रेगुलर लिख रहा हूँ, अभ्यास हो रहा है मेरा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है वो, ठीक ना। क्रिटिसाइज आप मेरा कर लें कि क्या है इस तरह का एक दिन में क्या एक आंसर लिखने से होता है। दुनिया बदल जाती है जो रेगुलर लिखते हैं उनकी। पूछिएगा, बहुत सारे बच्चे मेरे मेंस दे रहे हैं, 208 बच्चे 208 मुझसे जुड़े हुए हैं जो मेंस दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर। 3 सप्ताह में GS1 को करेंगे, 10 सप्ताह में GS2 को हम लोग करेंगे। मैं आपको टॉपिक दूंगा, टारगेट दूंगा, रूटीन भी दूंगा। ये हो गया अपना टारगेट। कितने हो गए ये? 13 सप्ताह में हो गए करीब में। अपने पास कितना सप्ताह है? अपने पास सप्ताह है 21, यानी कि और कितने बच गए? 8 सप्ताह हमारे पास बच रहे हैं। इन 8 सप्ताह में क्या करना है? कई ऐसा वीक होगा जिसमें आप टॉपिक को मिस करेंगे। कई ऐसे चीज़ें होंगी, त्यौहार वगैरह आएंगे, पर्व त्यौहार आएगा, एक दिन नहीं पढ़ाई की, एक दिन बीमार हो गए, तो उस सब को लेकर भी मैंने ध्यान में रखा है। हो सकता है कि आपका एक वीक इन सब चीज़ों में चला जाता है, तब भी अपने पास में करीब में 9 वीक में से कितने बच गए? 8 वीक में से करीब में 6 वीक तो अपने पास में होंगे, यानी कि 1 महीना अपने पास में एक्स्ट्रा बचता है। इस 1 महीने का क्या करें? इसमें रिवीजन में आपका समय जाएगा। जैसे मान लीजिए कई सारे टॉपिक में आपको मैं जो टारगेट दूं उससे ज़्यादा समय लग सकता है, या रिवीजन में आपका समय चला जाए, या उत्तर लेखन में आपका ज़्यादा समय लग जाए, या फिर ऐसा हो सकता है आप निबंध लेखन का प्रैक्टिस करेंगे या PT के लिए जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपका समय जाए। इसलिए मैंने 1 महीने एक्स्ट्रा दे करके ये तैयार किया है कि आपका टॉपिक तैयार होने के पश्चात भी आपके पास में इनफ समय रहे, आपको ये ना लगे कि मेरे पास समय कम है। इस तरह का रूटीन मैंने इसीलिए बनाया ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे और आप सही से पढ़ाई कर सकें, डीप में जा सकें, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस भी कर सकें। क्या मेंस का टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिए। आप 71 अगर BPSC देना चाहेंगे तो अभी आपके लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं, अभी सेल्फ स्टडी का समय होता है। सेल्फ स्टडी करके पूरे को 4-4, 5-5 बार पढ़ लीजिए, देन आपको टेस्ट सीरीज की तरफ में बढ़ना चाहिए। तो 21 सप्ताह में से 13 सप्ताह आपके GS1 और GS2 के मेंस के रिगार्डिंग में जाएंगे। 13 सप्ताह में GS2 को सहित कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे मेंस के रिगार्डिंग, तो सही रह जाएगा ये। इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। रूटीन क्या रखें? 8 आवर का दिया है। जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग घर पे रहते हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनके पास में एक स्लॉट में 8 घंटा नहीं हो पाता है। जो कामकाजी घर में महिलाएं होती हैं, जो घर संभालती हैं, उनके पास 8 घंटे का समय एक स्लॉट में नहीं होता है। कई सारे महिलाएं बिहार SI में काम करती हैं, कई सारे बच्चे टीचर्स में हैं, BPSC TRE में। तो जो भी नौकरी में हैं या पेशा में हैं या घर संभालने काम करते हैं, उनके पास 8 घंटे का एक स्लॉट नहीं होगा। तो आप 2-2 घंटे करके 3 स्लॉट में निकाल लीजिएगा समय, या जितना आपके पास समय बचता है उस हिसाब से आप रूटीन एक बना सकते हैं। जो बच्चे केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं पर भी रह के, उनके पास में मिनिमम 8 घंटे तो होंगे ही होंगे, इससे कम तो आपके पास में नहीं होगा। और इससे कम है तो आप कहीं और समय जाया कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए आपको। इसमें 1 से 2 घंटा डेली आपको करंट अफेयर के लिए देना चाहिए। इसमें क्या पढ़ना चाहिए? इसमें आपको डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो, और एक कोई भी मैगज़ीन अवश्य ही पढ़ें। मंथली मैगज़ीन एक कोई अवश्य फॉलो करें। अपना मैगज़ीन आता है पीपल, जो जल्द ही आपको PDF फॉर्मेट में और बड़े स्तर पर दिखेगा, MCQ के सहित में। कई सारे विजन पढ़ते हैं, कई सारे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, कई सारे बच्चे कोचिंग के मैगज़ीन पढ़ते हैं, दृष्टि का और इन सब का। कोई भी एक मंथली मैगज़ीन गुरु, सब में कंटेंट लगभग में एक ही जैसा होता है। कोई भी एक मंथली मैगज़ीन अवश्य ही पढ़ें। कोई भी पढ़ सकते हैं आप। फिर आप मुझसे मैसेज करके पूछेंगे PD पढ़ें कि नहीं, बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उनसे सवाल आएंगे? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता है, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन टॉपिक कदाचित सब में एक ही जैसा रहता है। तो 1 और 2 आवर आपको करंट अफेयर पर देना पड़ेगा, जिसमें आधे घंटे से 45 मिनट डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन को अवश्य ही दीजिएगा। मेरा ही वीडियो देख लीजिएगा, अवश्य ही दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको सोचने का डायमेंशन मिलता है।
दूसरा 2 से 3 घंटे आपको सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। जैसे अभी GS1 को लेकर मान लीजिए हम चलेंगे तो आपको GS1 को देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे आपको देना पड़ेगा इसको। 2-3 घंटे राइटिंग और प्रैक्टिस पर दे सकते हैं, या इसको आप 2 से 3 घंटे को आप 4 घंटे तक दीजिए। सब्जेक्ट का अध्ययन जितना ज़्यादा करेंगे शुरुआत में उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए कोई बच्चा 5 घंटा दिन में सब्जेक्ट पढ़ता है, 1 घंटा करंट पढ़ता है या 2 घंटा करंट पढ़ता है और 1 घंटा राइटिंग पर देता है तो भी वो सही है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर को आप 1-2 घंटा दे रहे हैं तो सब्जेक्ट को आप 6 घंटे दे लीजिए, आधे घंटे ही लिखने को दीजिए तो वो भी चल जाएगा। लेकिन लिखिएगा अवश्य ही, डेली मुझे लिखना है, कुछ न कुछ लिखना है, कम से कम 1 क्वेश्चन तो लिखना ही है और सप्ताह में 1 निबंध तो लिखना ही है। इतना रूटीन अगर आप बनाते हैं तो आप सक्सेस होंगे, क्योंकि आपका तैयार होगा पेपर। रेगुलर आप प्रैक्टिस में रहेंगे, और अगर आप ये रूटीन नहीं होता है डेली लिखने का तो बर्डन होगा आपके ऊपर में, डेली लिखना ही पड़ेगा। लिखेंगे कैसे? तो पढ़ने के पश्चात। अगर पढ़ेंगे नहीं तो कंटेंट नहीं आएगा, कंटेंट नहीं आएगा तो लिखा नहीं जाएगा। लिखने में मैं भी आपकी मदद करूँगा, मैं आपको आंसर राइटिंग के वीडियोज़ वगैरह भी अवेलेबल करवाऊँगा। 2 से 3 घंटा की जगह पर आप 1 से 2 घंटा भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस या राइटिंग पर देना है। और उसी समय में जो बचे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा MCQ लगाने पर आप दे सकते हैं। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव MCQ की बुक आती है, सब्जेक्ट वाइज वाली नहीं, सभी सब्जेक्ट का एक ही में आता है बुक। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सबके एक ही में MCQ रहते हैं, एक ही बुक में। आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उस लेवल के MCQ बाद में उतना सारा तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसको अभी ही तैयार कर लेंगे, बाद में रिवाइज करेंगे तो सही रहेगा। घटना चक्र के MCQ भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप लगा सकते हैं कि हाँ मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वीकली आपको करंट अफेयर मैं भी प्रैक्टिस करवा दूँगा। ये आपका क्या हो गया, रूटीन और टारगेट का हिस्सा हो गया, जिसमें 5 अप्रैल से 5 सितंबर तक का 153 दिनों में 21 सप्ताह में हमने टारगेट बनाया है, जिसमें हमने रखा है कि 13 से 14 से सप्ताह में या 15 सप्ताह में हम लोग क्या करेंगे, या 16 सप्ताह भी जा सकते कुछ बच्चे, GS1 और GS2 को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जिसको कंप्लीट करने के पश्चात से हमारा मेंस का हिस्सा तैयार हो जाता है, और उस मेंस हिस्से को तैयारी के बाद हमें केवल PT के हिस्से को तैयार करना होगा, जिसमें हमें प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग बुक्स, टेस्ट सीरीज और इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी। एग्जामिनेशन ज़्यादा चांस है दिसंबर में होगा। अगर दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होता है तो GS1 अपना कंप्लीट हो गया रहेगा, GS2 के भी ऑलमोस्ट लगभग में सभी टॉपिक हो गए रहेंगे। अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी भी आप कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स और साइंस टेक आपका मेंस का टॉपिक हो जाता है, तो आप MCQ प्रैक्टिस की तरफ में जा सकते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन ऐसा हो जाता है कि PT भाई सितंबर में ही हो रहा है, तो फिर क्या करें? तो GS1 तो अपना कंप्लीट है, या GS2 अगर शुरुआत करते तो GS2 तो अपना कंप्लीट है, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस पर जा सकते हैं। संभावनाएं बिहार में लेकर के चलनी पड़ती है गुरु, क्योंकि बिहार में चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। मैं आपको सही दिशा में कोशिश कर रहा हूँ कि गाइड कर दूँ। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब ज़रा टॉपिक पर चलते हैं, अधिक समय ज़ाया ना करते हुए एक एक करके टॉपिक की पर बातचीत करेंगे और महत्वपूर्ण चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज़ होता है कि कहाँ से पढ़ा जाए सर, बुक लिस्ट क्या रखें। इन टॉपिक तो आप दे रहे हैं, इन टॉपिकों का बुक लिस्ट क्या रखें, कौन सा किताब अगर हम फॉलो करें तो इससे हमारा पूरा हो जाएगा। स्पेक्ट्रम की बुक सभी के पास में होगी, स्पेक्ट्रम की बुक सभी के पास में ही होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आती है ये बुक, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। या अगर आपके पास 2020 के बाद का स्पेक्ट्रम की बुक है, 2020 के बाद अगर आपने उसको परचेज किया है, 21 के बाद किया है, 22 के बाद किया है, नई बुक है अगर आपके पास में, या ठीक है 5 साल पुराना भी नया बुक ही होता है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 10 साल पहले की किताब है, अब मुझे किताब भेज करके ये भी मत पूछिएगा कि ये किताब चलेगा कि नहीं मैं जवाब दे पाता हूँ तो मुझे कष्ट होता है कि बच्चों के मैसेज पड़े हुए हैं। तो स्पेक्ट्रम की बुक अगर आपके पास में है तो 2019-20 के बाद की बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, सही बुक है। BL ग्रोवर की बुक पढ़ सकते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि डिटेल में मेंस में कई बार सवाल पूछा जाता है एक्ट वगैरह, तो BL ग्रोवर का भी बुक सही होता है। मॉडर्न हिस्ट्री की 2 बुक अपने पास में रखनी चाहिए, क्योंकि सही रहता है, क्योंकि आपके मेंस का भी हिस्सा है, ये थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होता है। कई सारे बच्चे मुझे बोलने आ जाएंगे मैं तो केवल स्पेक्ट्रम ही पढ़ूंगा। बहुत अच्छी बात, आप पढ़िए केवल स्पेक्ट्रम, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे पैसे नहीं देते BL ग्रोवर साहब या फिर स्पेक्ट्रम वाले पब्लिकेशन वाले, कोई मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, मैं आपके सजेशन के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद से आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन होता है उसमें दृष्टि IAS के आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है,
पूरी बुक अगर आप खरीदेंगे तो उतना सारा आपके सिलेबस में है नहीं। तो आपको कौन कौन सा चैप्टर उसमें से मौर्य आर्ट, पाल आर्ट, केव आर्ट, मंदिर, केव मतलब गुफा आर्ट जो होता है, मंदिर आर्ट, बिहार में शिक्षा का विकास, पटना कलम, मंजूषा पेंटिंग, और ये जो टॉपिक है इनका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए उस बुक में से, या किसी के पास बुक हो तो बुक उठाइए, उससे लीजिए, उसको फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए और बीपीएससी प्रीवियस ईयर आर्ट एंड कल्चर का लगा लेंगे। इससे आपका हो जाता है कंप्लीट, एक भी टॉपिक उससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा ये है, किताब मैंने बता दिया है। GS1 में बिहार स्पेशल के हिस्से को कहाँ से करें, तो बिहार स्पेशल KBC नैनो की मेंस की जो बुक आती है, आप देखिएगा दुकान पर जाएंगे, बोलेंगे KBC नैनो मेंस की बुक दे दीजिए मुझे बिहार स्पेशल का, तो वो दे देंगे आपको। या फिर दृष्टि BPSC मेंस की बुक आती है, उससे भी आप GS1 और GS2 के बिहार स्पेशल सेक्शन को कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं। या कई सारे बच्चे अलग अलग कोचिंग का जो नोट्स होता है वो भी प्रेफर करते हैं। मैं किसी कोचिंग के नोट्स को तो नहीं देखा है मैंने, तो आप उसको भी कर सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है। बिहार स्पेशल के थोड़े बहुत ही फैक्ट हैं, लेकिन मेन से बहुत काम आता है वो, इसलिए उसका उपयोग अवश्य ही करें। अब जरा चलते हैं डेली रूटीन की तरफ में, एक एक चीज़ मैं डिटेल बता देता हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ 3 सप्ताह का मैंने लक्ष्य रखा है। अगर आप 5 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं तो वहाँ से 3 सप्ताह गिन के अपना एक रूटीन बना करके सामने चिपका लीजिएगा पर डे के हिसाब से, कि इस दिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। कहाँ से करना है ये भी बता दिया है, टॉपिक बता दिया है, रूटीन बता दिया है, अब तो सब कुछ बना दिया। अब उठा के खाना तो आपका काम है, वो भी अगर आप नहीं करेंगे तब तो फिर गलत चीज़ है ये। किन महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखें, किन महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी अध्ययन की गति के अनुसार समायोजित करें। इसीलिए मैंने फ्लेक्सिबल बनाया है कि 15-16 सप्ताह के टॉपिक को 21 सप्ताह का मैंने समय इसीलिए दिया है कि कई सारे बच्चों को हो सकता है किसी चीज़ को लर्न करने में समय लगे। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में किसी को समय लग जाता है, तो किसी का ज्योग्राफी का सेक्शन वीक होता है, लेकिन आप टारगेट अगर आपके पास में रहेगा तो एक प्रेशर बनेगा। सेल्फ स्टडी जो लोग बच्चे घर पे रह के कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनका रूटीन ही नहीं बन पाता है। आज पढ़ रहे हैं ईर घाट, कर पढ़ रहे हैं बीर घाट, परसों पढ़ रहे हैं कुछ और ही, तो इस तरह से पढ़ाई का रिदम बेकार हो जाता है। इसलिए क्या करना है, अपनी गति और अपना रूटीन एक रेगुलर रहना चाहिए। इसी के कारण से ग्रुप वगैरह में बच्चे जुड़ते हैं, ताकि वहाँ पर रेगुलर जब वो देखते हैं बाकी लोग लिख रहे हैं तो हम भी लिखें, है ना, एक कंपटीशन की भावना आती है। खास तौर से सेल्फ स्टडी वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि वो कोचिंग के माहौल से दूर हो जाते हैं, बच्चों के माहौल से दूर हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कटने लग जाते हैं, पढ़ाई रूटीन में नहीं रहता है। तो अपनी गति के अनुसार से समायोजित करें। कुछ विषयों में आपको दूसरों की तुलना में अधिक समय लग सकता है, मैंने स्पष्ट लिख कर दिया है। हो सकता है आपके बगल का जो बच्चा हो उसको कम समय लगे, उससे घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में बिल्कुल आप इंडिविजुअल बैठेंगे तो इंडिविजुअल तरीके से चलना है। कोई अगर एक दिन में 10 टॉपिक पढ़ रहा है उसको बोलिए मुबारक हो, आपको नहीं पढ़ना है उसके चक्कर में। हमें जितने दिन में समझ में आएगा हम उतने दिन में करेंगे। यदि आप जानते हैं आप कुछ क्षेत्रों में कमज़ोर हैं तो उन्हें अधिक समय आवंटित करें। जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपका पॉलिटी तो आसान है आपके लिए, हिस्ट्री आसान है, लेकिन ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स में आपको समय लग रहा है, तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से ज़्यादा समय दे करके कंप्लीट करें। जिनमें कम समय लग रहा है उनको कम समय में कर लें। महत्वपूर्ण रूप से पुनरीक्षण के लिए समय निर्धारित करें, खासकर सप्ताह 3 में, मतलब कि आपके पास में रिवीजन का समय होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि सभी दिन पढ़ ही रहे हैं, एक न एक दिन आपके पास में रिवीजन के लिए समय होना चाहिए, जिसमें पढ़िए बैठ करके पूरे सप्ताह मैंने क्या पढ़ा है, उसमें से क्या क्या चीज़ें की है। अगर आप पर डे के आधार पर भी रिकॉल करते हैं, जैसे एक कोई चैप्टर पढ़ा, बंद कर दिया बुक, अब याद कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे थे, कौन कौन से पॉइंट ऐसे थे जो अभी मुझे याद है, उसको नोट डाउन कर रहे हैं अलग से। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है रिकॉल करने का। हमने किया है इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। बिहार पर ध्यान दें, दस्तावेज बिहार विशेष सहित गांधीवादी आंदोलन का उल्लेख सुनिश्चित करें। आप उस आंदोलन का मतलब जो भी टॉपिक पर हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई बिहार में फैक्ट है, GS1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको ज़रूर इंक्लूड करें पढ़ते समय। उत्तर लेखन, यह योजना समग्र अधिग्रहण पर केंद्रित है। आपको उत्तर लेखन का अभ्यास अलग से करना होगा, अलग से ही करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग क्यों किया जाता है। मैं ही अकेला ऐसा टीचर हूँ ना। 2021 में अपना चैनल शुरू हुआ था, 10 दिसंबर 2021 को 67वीं BPSC कैंसिल हो गया था। सारे मास्टर आंदोलन पर वीडियो बना रहे थे और अपना चैनल उसमें बहुत छोटा था, 1000 सब्सक्राइबर थे।
और मैं मेंस पर पढ़ा रहा था, उत्तर लेखन सिखा रहा था बच्चों को। आंसर राइटिंग के कारण ही हम यहाँ तक आए हैं, लाख लोगों तक। तो आंसर राइटिंग पर मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर आपने क्रैक कर लिया उत्तर लेखन का, तो आपने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम। उससे समझ बनती है, सोच बनती है, फैक्ट रिवीजन होता है। आंसर राइटिंग आपको अलग से करना पड़ेगा। मैंने पढ़ा, मान लीजिए मैंने आज पढ़ा संथाल और वहाबी आंदोलन, संथाल विद्रोह पढ़ा और वहाबी मूवमेंट पढ़ा। उसका जब तक मैं उत्तर लेखन नहीं करूँगा तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा वो मेरे काम भी आ रहा है कि नहीं। इसीलिए उत्तर लेखन आवश्यक होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब दिखा देता हूँ मैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा GS1 के लिए 3 सप्ताह की अध्ययन योजना है ये। सप्ताह 1 नींव व प्रारंभिक राष्ट्रवाद। अपना जो GS1 का मैंने टॉपिक दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग है ये। GS1 का टॉपिक आपको स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, या ये टॉपिक भी आपको मैं PDF वहाँ पर शेयर कर दूँगा, परसों शेयर करूँगा। दिन 1 और 2 दिन का रूटीन है। डलहौजी के कार्य, ये आपको BL ग्रोवर से मिलते हैं। BL ग्रोवर बुक में आपको मिल जाता है डलहौजी के कार्य। डलहौजी के कार्य कहाँ पर मिलता है आपको, तो BL ग्रोवर की किताब मिल जाती है, अलग से मिलता है आपको। BL ग्रोवर में चैप्टर ही है। आलोचना, संथाल वहाबी मुंडा नील मोपला विद्रोह, ये सब मैंने क्यों दिया है एक साथ, ये सारे विद्रोह मैंने क्यों दिए हैं एक साथ, क्योंकि आपको विद्रोह में 3 से 4 चीज़ें ही मात्र पढ़नी पड़ती है। विद्रोह कारण, उद्देश्य, परिणाम, 3 चीज़ हो गए। प्रकृति कई बार पूछ लिया जाता है, नेचर, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेज पूछ लिया जाता है मुख्य रूप से। क्या क्या उसे पढ़ना होता है, कहाँ हुआ, किसने विद्रोह किया, नेताओं के नाम क्या थे, विद्रोह के बारे में क्या किसी ने कोई टिप्पणी की है, वो पढ़ना होता है। एंड, चैप्टर खत्म। तो संथाल वहाबी मुंडा नील मोपला विद्रोह जो हैं इसको अच्छे से अलग करके पढ़ लें। पहले दिन की टॉपिक यही है, और डलहौजी पढ़ना है और ये पढ़ना है 1 और 2 दिनों में। प्रमुख घटना, उनके कारण, उनके प्रभावों को समझें कि क्या प्रभाव पड़ा वहाबी का। कट्टरता बढ़ी इस्लाम को लेकर के, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ कि भाई राष्ट्रवाद की भी जागृति हुई, है ना। उसी प्रकार से मुंडा विद्रोह के प्रभाव को भी पढ़ें, कारण को पढ़ें, समाधान को पढ़ें। तो डलहौजी की आलोचना पढ़नी है और डलहौजी के कार्य पढ़ने हैं। क्यों डलहौजी मैंने दिया है गुरु, क्योंकि 1850 के बाद का मैं बना रहा हूँ। 1850 से 1917 तक का जो सेक्शन है, ख़ास तौर से 1857 से 1917 चंपारण तक का सेक्शन, बीपीएससी मेंस में 85% सवाल इसी सेक्शन से आते हैं आपके। बीपीएससी मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री में अगर सवाल पूछा जाता है तो इसी सेक्शन से आपके 85% सवाल बनते हैं। इस सेक्शन से बाहर शायद ही कभी कभार कोई सवाल पूछा जाता है। 1857 से 1917 तक के सवाल। तीसरा और चौथा दिन जो होगा उसमें आप 1857 का विद्रोह, प्रकृति, कारण, परिणाम, बिहार की भूमिका, 1858 एक्ट, 1861 एक्ट, इनको पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 1858 और 1861 एक्ट की पृष्ठभूमि आपको पता चल जाएगा। और ये टॉपिक मैं सबसे पहले आंसर राइटिंग में इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली टॉपिक है, प्रीलिम एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है। बिहार की विशेष भागीदारी को अलग से GS1 के परिणाम, GS1 के लिए और PT के लिए, दोनों के लिए पढ़ें। अब आप मुझे बताइए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अगर आप बिहार के पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, क्या उससे आपका प्रीलियम का हिस्सा नहीं तैयार हो रहा है? प्रीलियम के लिए भी तो पॉइंट तैयार हो रहे हैं। 5वां और 6ठा दिन क्या करें, तो 5वां और 6ठा दिन जो है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार जो है, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और जातिगत सुधार के लिए जो मुद्दे हैं, स्पेक्ट्रम में आपको चैप्टर मिल जाएगा। इसके प्रभाव, परिणाम और कारणों को आप पढ़ सकते हैं। कारण तो एक ही हैं सबके, विकसित होने के कारण तो एक ही हैं, प्रभाव परिणाम को जरूर ही पढ़िए। इन सुधार आंदोलनों को भारतीय समाज पर प्रभाव का विश्लेषण अवश्य करें, क्योंकि सवाल वही पूछा जाता है कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत पर। 7वें दिन जो होता है ये हमेशा रिवीजन के लिए रखना चाहिए आपको। अगर आप 5 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं तो ठीक 7वें दिन आप उसको रिवीजन के लिए रखें। अगला सप्ताह है राष्ट्रवाद गहराता है और गांधीवादी युग शुरू हो जाता है। जब राष्ट्रवाद को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, राष्ट्रवाद के कारण बहुत बार बीपीएससी पूछा है मेंस में, कारण क्या हुए, परिणाम क्या हुए, बार बार रिपीट हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास और प्रारंभिक गांधीवादी आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें दिन 8 व 9 में क्या करना है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, जैसे साहित्यिक, राजनीतिक, इतिहास, व्यक्तियों का योगदान, विदेशी प्रभाव। भारत में राष्ट्रवाद के विकास नाम से चैप्टर ही है, वहाँ से आपको उसका कारण पढ़ना पड़ेगा।
कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना, उदारवाद, ये आपको पढ़ना पड़ता है। उदारवाद से बीपीएससी में हर दूसरे साल आपसे सवाल पूछा ही पूछा जाता है। बीपीएससी मेंस का गारंटेड टॉपिक है ये। उन कारकों का पता लगाएं जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया, यानी कि 8 और 9 2 दिन आपको केवल राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, क्या परिणाम रहा, क्या कारण रहा, यही आपको पढ़ना है। क्या 2 दिन में आपको इसको नहीं पढ़ पाएंगे? क्या 4-4 घंटे भी देंगे तो भी नहीं हो पाएगा? क्या मुझसे पूछें, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ राष्ट्रवाद का विकास तो आप इसको 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं इस टॉपिक को। दिन 10 और 11 कर्जन और रिपन की नीतियाँ पढ़ी, ये आपको BL ग्रोवर में मिल जाएगा। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि प्रीलियम के लिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी तक नहीं पूछा गया, तो ये नहीं है कि आगे नहीं पूछा जाएगा। हमारे सिलेबस का हिस्सा है 1857 से लेकर के 1850 से लेकर के 1947 तक का हिस्सा, तो हम तो पढ़ के जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, हम PT के लिए उसको तैयार कर लेंगे, लेकिन हम तो नहीं छोड़ करके जाएंगे। सिलेबस का कोई हिस्सा नहीं छोड़ना है। कारण प्रभाव घटनाएं, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, नरम दल गरम दल विभाजन जो है ये आपको पढ़ना है दिन 10 और दिन 11 में। ब्रिटिश नीति और राष्ट्रवादी आंदोलन के विभिन्न चरणों का प्रभाव का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। 12वां और 13वां दिन जो होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन में से होगा, क्योंकि यहाँ से एक शॉर्ट आंसर आपका पक्का हो जाएगा। 1892, 1909, 1919, 1935 का एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। 1907 और 1916 कांग्रेस का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1907 में विभाजन हुआ है, 1916 में एक हो गया था कांग्रेस। तो ये कांग्रेस की फूट और कांग्रेस का फिर से जुड़ाव ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य ही रूप से पढ़ के जाना है। अगला जो है दिन 14, यानी कि दूसरा सप्ताह जो कंप्लीट होगा, तो दूसरे सप्ताह के विषयों का पुनरीक्षण करना है। और दरअसल में इस दिन पहले सप्ताह के सब्जेक्ट टॉपिक जो हमने पढ़े उसका भी और दूसरा सप्ताह जो हमने पढ़ा उसका भी, दोनों का हमें क्या करना है, तो रिवीजन करना है। दोनों का डिटेल रिवीजन करना है। मुझे अगर वीडियो केवल नाम मात्र के लिए बनाना होता तो 15 मिनट में सारा बोल के मैं ख़त्म कर देता। इतना मैं 36-37 मिनट से इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझें चीज़ों को गहराई से। प्लीज़ पढ़िएगा, बहुत अच्छा मौका आएगा। जिस प्रकार से 70 चुके हैं, 71 नहीं चूकना है। वर्ष भी तो जा रहा है, एज भी तो बढ़ रहा है, समय भी तो जा रहा है, कब तक इसी चीज़ में लगे रहना है। तीसरा सप्ताह पर आ गए हम लोग, गांधीवादी युग, क्रांतिकारी आंदोलन और प्रमुख दर्शन। आधुनिक इतिहास पाठ्यक्रम पूरा करें और सब कुछ दोहराना है इसमें। पहले का जो भी पढ़ा है वो हर चीज़ को दोहराना है। कौन कौन सा चीज़ है इसमें, तो बिहार विशेष सहित गांधीवादी आंदोलन जैसे चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, खिलाफत, असहयोग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ये जो चरण है गांधी युग है, इससे आपके प्रीलियम एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। गारंटी होता है, देश का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक का, UPSC से लेकर के PCS तक का, गांधीवादी युग से सवाल नहीं पूछेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूछता ही पूछता है प्रीलियम में। और आपके मेंस में चंपारण से एक सवाल की गारंटी होती है। क्या पता अगली बार असहयोग पूछ ले, उससे अगली बार भारत छोड़ो आंदोलन पूछ ले, बिहार विशेष में पूछ ले, तो इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ता है। गांधीवादी आंदोलन का गहन अध्ययन करें, जैसे बिहार की भूमिका विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि जैसे चंपारण आंदोलन है ये बिहार स्पेशल में आ जाता है आपका। और आपको ये भी पढ़ना पड़ता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में किस प्रकार से प्रभाव रहा, किन क्षेत्रों में रहा है। दिन 17 और 18 विषय क्रांतिकारी चरण 2, कारण घटनाएं परिणाम प्रभाव आलोचना, नेहरू, टैगोर, गांधी, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के दर्शन हमें पढ़ना है। क्रांतिकारी चरण 2 पढ़ना है हमें। क्रांतिकारी चरण 2 जो 1921 में जब गांधीवादी आंदोलन फेल हो जाता है तो भगत सिंह वगैरह जो आते हैं, वो क्रांतिकारी आंदोलन चरण 2 है जो 1930 तक चलता है। भगत सिंह के फांसी तक चलता है, 1931 तक चलता है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का चरण 2 भी खत्म हो जाता है। तो ये क्रांतिकारी चरण 1 और चरण 2 आपको दोनों पढ़ने हैं। उसके अलावा 3 लोगों को आपको पढ़ना है, गांधी, टैगोर, नेहरू, ये तो गारंटेड हो गए। डॉक्टर लोहिया के बारे में एक बार BPSC मेंस में पूछा गया है सवाल, और एक एक्स्ट्रा में JP के बारे में पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि JP का दर्शन जो है ये कई बार BPSC इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और आपको पता होना चाहिए। कहाँ से पढ़ें, तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसका नाम है गांधी, नेहरू, टैगोर। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती गांधी, नेहरू, टैगोर के नाम से। उस बुक में आपको सारे थिंकर्स मिल जाएंगे, डॉक्टर लोहिया से लेकर JP तक के। उनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी उसके नोट्स दे दूंगा आपको, समय आने दीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन के बाद चरण 2 प्रमुख व्यक्तियों के दर्शन विश्लेषण को पढ़ लें। और दिन 19 और 19 से लेकर 21 तक में पुनः पाठ्यक्रम पुनरीक्षण करें, मॉक टेस्ट उत्तर लेखन का अभ्यास करें। यही आपका क्या था, तो डिटेल में मैंने कवर करवा दिया है आपका। डे बाय डे 3 सप्ताह में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है ग्रुप, जो PDF मिलेगा तो रिवाइज कर लेना वहाँ से आप। तो 3 सप्ताह में हमने क्या किया है, 3 सप्ताह में हमने
GS1 को कंप्लीट करने की कोशिश की। आपको 4 भी लग सकता है, हो सकता है आपको 1 मंथ लग जाए, कोई बात नहीं। अगर आप पर डे 4 टॉपिक भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी आपका 5 महीने में GS1 GS2 पूरा कंप्लीट हो सकता है विथ आंसर राइटिंग। ठीक है, मैंने आपको आज क्या क्या करवाया है। पर पंडित जी का प्रवचन ख़त्म हो रहा है, तो पंडित जी ने आपको क्या क्या करवाया है। आपको करवाया है, रूटीन दिया है, डे दिया है, टारगेट दिया है, ये भी समझाया कि किन चीज़ों से बचें, कब से टेस्ट सीरीज करें, बुक लिस्ट बता दिया है, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक दे दिया है, जितने आपके मन में डाउट थे हर चीज़ को क्लियर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। मेरा कोचिंग है या नहीं है, अगर होता तो भी मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप सेल्फ स्टडी छोड़ के मेरा कोचिंग ज्वाइन कीजिए। कोचिंग हो सकता है अच्छा हो, लेकिन सेल्फ स्टडी बेस्ट होता है। खुद की शक्ति डेवलप होगी सोचने समझने की। पढ़ें, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। मेरा उत्तर लेखन का ग्रुप चलता है जो सेल्फ इवैल्यूएशन पर बेस्ड होता है। मैं चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ, आप देखिएगा उसको, फिर आप अपने कॉपी को भी देखते हैं कि मेरा कॉपी किस प्रकार दूसरों से अलग है ना। तो उससे आप सेल्फ इवैल्यूएशन मोड में भी आते हैं कि भाई बाकी लोगों में सुधार अधिक हो रहा है, मेरे में क्यों नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं आप डेली लिखने के। अपना निबंध का 2 तारीख से शुरू होगा, तो उसमें जुड़ना हो तो बताइएगा। सप्ताह में 1 निबंध गारंटेड लिखना है, नहीं तो अभी मेंस जो दे रहे हैं वो बच्चे परेशान होते हैं। गारंटेड लिखना है 1 निबंध, खुद से लिखिए, मत जुड़िए मेरे से। आपको लग रहा होगा अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, नहीं मत जुड़ो आप, कोई बात नहीं। मेरे पास मोड़ देने ना बच्चे रहते हमेशा, सालों भर, कभी कोई कमी नहीं आती भगवान की कृपा से और अपनी मेहनत से। तो आप मत जुड़िए, आप खुद से कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे अगली बार मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मैं उस डाउट का समाधान कर सकूं। धन्यवाद आप सभी का।